हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक का नाम है भारत की राज व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत की लिखी बुक है और ये आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कह सकते हैं, अगर आपने इस बुक को तैयार कर लिया तो देखिए सिविल सेवा के लिए तो है ही है, या यूपीएससी के लिए बुक तो बहुत अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया तो आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही टिक करके आएंगे। तो इस बुक के मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, मूल अधिकार क्या है, हम इन पे बात करेंगे। डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ तो साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मैं बना रही हूँ और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपके पास कंप्लीट नोट्स रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। देखिए संविधान के भाग 3 में, ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वदा उचित है। अब बात करते हैं, मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। देखिए हमारे अभी हम जो जानते हैं तो 6 ही अधिकार हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे 7 मूल अधिकार थे, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसमें से एक अधिकार हटा दिया गया था बाद में, संपत्ति का अधिकार। उस पर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए हमारे 7 अधिकार क्या क्या थे उस समय। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संपत्ति का अधिकार और एक आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन इसमें से एक को हटा दिया गया था। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो टोटल 7 थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या 6 कर दी गई। तो संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान के अधिनियम द्वारा अगर हम देख सकते हैं हटाया गया है, तो 44वें अधिनियम द्वारा हटाया गया। अब मूल अधिकारों की विशेषता क्या है या इसकी स्पेशलिटी जान सकते हैं क्या क्या है। तो इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हों। अब आगे बात कर सकते हैं, वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वो अपील को लेकर जाया जाए। ये स्थायी नहीं है। देखिए हमारे मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा, जब यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। अब आगे देख सकते हैं, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अब राज्य की परिभाषा के तौर पे हम देख सकते हैं, राज्य की परिभाषा के तौर पे क्या है, तो मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखा जा सकता है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। अब आगे देख सकते हैं, मूल अधिकारों से असंगत विधियां क्या हैं। तो अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी।
अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। विधि क्या है? तो स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, प्रायोजित विधान यानी कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। हम अपने पहले अधिकार की बात करते हैं जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्म या मूल या वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अलग नहीं हो सकता, उसे समान अधिकार प्राप्त होंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत और उसका आचरण निषेध, यानी अगर उसको ऐसा कोई करता है तो ये बिल्कुल गलत है। सेना या विद्या संबंधित सम्मान के लिए सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब आगे देख सकते हैं हमारा जो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बालता श्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो चौथा अधिकार है हमारा, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 35, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, किसी धर्म की अभिवृत्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हमारे। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, अल्पसंख्यक कौन है भारत में? देखिए अगर मैं जनगणना के आधार पर बात करती हूँ तो जो बहुसंख्यक वो होते हैं जिनकी जनगणना के आधार पर तय किया जाता है कि इनकी संख्या भारत में ज़्यादा है जिस भी धर्म की, तो वो बहुसंख्यक होते हैं, और जिस भी धर्म की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। मूल अधिकारों को प्रवृत्तिकृत कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, इसमें शामिल याचिकाएं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण अधिकार और प्रक्षा, ठीक है। तो ये टोटल 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में है कि समता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। अब यहाँ से हम एक एक अधिकारों के बारे में डिटेल में जानते हैं। समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक, हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। अब आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो तो अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी का मानना था कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तित्व अधिकारों का स्रोत है।
ये तो विधि का शासन के द्वारा हो गया। अब देखिए कुछ आधारों पर इसका विभेद और प्रतिषेध किया जाता है। अब वो आधार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15 में व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्द की व्यवस्था है, विभेद और केवल। ठीक है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अब आगे देख सकते हैं, विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल है। राज्यों को यह अधिकार है कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधित कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए क्या है। उपरोक्त वाद को संविधान के 93 संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। 93 संशोधन 2005 द्वारा इसमें इस प्रावधान के क्रियान्वित के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रीमी लेयर में क्या है। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी, जो कि केंद्रीय राज्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा देखिए इनको ये रिजर्वेशन का कोई यानी आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति, शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले, जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख और 2008 में 4.5 लाख एवं 2013 में 6 लाख रुपए किया गया है। अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, अब हम इस रिजर्वेशन की बात करें जो EWS है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। उपरोक्त अपवाद डी को 103 में संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधित आदेश जारी किया है। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हों: 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 2 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। अब बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अभी देखिए हम अपने पहले ही अधिकार पे हैं। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 4 अपवाद हैं। पहला, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है।
ठीक है। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो अधिनियम 1957 कुछ वर्षों बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। अब आगे देख सकते हैं सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में नियुक्ति अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतकों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। अब आगे बात करते हैं मंडल आयोग और इसके परिणाम। वर्ष 1939 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य BP मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। 10 वर्ष पश्चात 1990 में VP सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में सरकार नरसिम्हा सरकार जो दोबारा 1990 में देखिए VP सिंह सरकार ने सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दे दिया। फिर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए जिसमें 27% में पिछड़े वर्ग गरीबों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े विशेष वर्ग उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था इसमें की गई थी। अब देखिए बात करते हैं कि यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया। अब आगे देख सकते हैं कि सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण उपरोक्त अपवाद D 103 में संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया और इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों यानी सिविल पोस्ट तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण संबंधित अध्यादेश यानी आदेश जारी कर दिया। अब देखिए अस्पष्टता का अंत ये भी समानता ही में ही आता है। अभी हम अपने पहले ही मौलिक अधिकार पे हैं और इसमें हम आगे उपाधियों का अंत भी पढ़ेंगे। तो अस्पष्टता का अंत हमने इसमें देखा कि अनुच्छेद 17 अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अस्पष्टता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि अधिकार निजी व्यक्तियों और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा। इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। ये उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत कहा था। अब बात करते हैं उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियां पहले ज़माने में दी जाती थी, जैसे कोई राजा महाराजा है तो उसको उपाधि दी जाती, तो ऐसा बिल्कुल बंद कर दिया गया है हमारे भारत में। जब हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान लिखा गया तो इसके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन हमें सम्मानित करने के लिए कुछ पुरस्कार तय किए गए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। ये निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन
अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण किस वर्ष बंद किया गया था। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लंघन नहीं होता, अतः इस तरह से ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इनका क्रम तोड़ दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया। देखिए 1977 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 वर्ष बाद ही जब इंदिरा गांधी सरकार वापस आती है तो इसे 1980 में फिर से शुरू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण का अधिकार, संचरण का अधिकार, भारत के राज्य किसी क्षेत्र किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। मूलतः अनुच्छेद 19 से 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए एक एक करके देखते हैं हम। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पे यहाँ पे क्या बात की गई है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। पहला देखिए, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है और साथ ही साथ डिटेल में मैं इसको पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता क्या है। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन, लेकिन उसमें कोई भी हथियार शामिल ना किए गए हों। आगे देख सकते हैं कि आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। अब आगे देख सकते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो ये सबके पास है। सभी नागरिकों को सभा, संघ तथा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अब आगे देख सकते हैं अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को, यानी कि किसी एक एरिया को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण ना हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी है कि किसी वैश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर भी प्रतिबंध का वैध बताया है। संचरण की स्वतंत्रता के 2 भाग हैं, आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है।
अब आगे बात करते हैं निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि वह कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, एवं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि वो घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना चाहता है तो वो रह सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कुछ लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कि वैश्या, पेशेवर अपराधी। अब आगे देख सकते हैं कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता क्या है, कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो, तो भारत में व्यवसाय, कोई भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। ये सिर्फ भारतीयों के नहीं, विदेशियों के लिए भी है। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं, क्योंकि ये जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य को ये अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। अब आगे देख सकते हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। और इसके संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, या उससे अधिक शासित का भागी नहीं हो, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अब आगे देख सकते हैं दोहरी क्षति नहीं हो। दोहरी क्षति ना हो, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन नहीं, यानी किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आगे देख सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारी क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे थे। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषित रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धरणीय विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार। ये सारे के सारे जो मेनका मामला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार तय किए थे। अनुच्छेद 21 में इन अधिकारों की घोषणा की गई थी। अब आगे बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि 21 के तहत ये घोषणा है अनुच्छेद कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह व्यवस्था की 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तदपि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा
जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत उसके शिक्षा का अधिकार, आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। अब आगे हम बात करते हैं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की जाती है, दंड विषयक यानी कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है: गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायिक से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को निकालकर पेश होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध किए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार होता है। अब आगे देख सकते हैं कि 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। संसद एवं विधानमंडल दोनों का आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 1969 में समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 से, जिसे 1978 में निरस्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980, आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985-1995, स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988, आतंक निवारण अधिनियम 2002-2004, गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967, 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधित किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधित कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। अमेरिका में तो है ही नहीं, ब्रिटेन में इन्हें दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था थी। अब आगे बात करते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा, मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बेकार यानी बाल श्रम और इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। मानव दुर्व्यापार से शामिल है पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, यानी किसी की भी खरीद और फरोख्त नहीं की जा सकती किसी मानव की। पहले ज़माने में जैसे होता था ना, लोग गुलामों को खरीदते थे, तो ऐसा अब नहीं हो सकता। हमारे भारतीय संविधान में है शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव दुर्व्यापार के तहत कि मानव का कोई व्यापार नहीं किया जा सकता। पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीदा बेचा नहीं जा सकता। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्याकृत भी शामिल है। देवदासी और दास इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। अब आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बाल श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बालता श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बालता श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बालता स्थिति शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। अब आगे देख सकते हैं कारखानों आदि में लगे बालकों के नियोजन का जो निषेध है यहाँ पे, कि एक समय सीमा होती है, यानी कि इस उम्र के बालकों तक ही काम कराया जा सकता है और कितने घंटे काम कराया जा सकता है,
पहली चीज़ तो बाल मजदूरी पूरी तरह से हमारे भारत में बैन है, बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती, लेकिन कितने घंटे और किस हिसाब से काम किया जा सकता है, क्योंकि जब मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया था तो मैंने उसे बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे हम पे जो जुल्म करते थे, तो जो वर्कर्स थे, श्रमिक थे, उस समय जो काम करते थे उनसे कितना कितना ज़्यादा काम कराया जाता था, फैक्ट्रियों में उन्हें दिन रात लगाया रहा जाता था, और जिसकी वजह से जो प्रदूषण से उन्हें बीमारियां होती थी जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी। ये सब कुछ करेक्शन किया गया हमारे संविधान के तहत। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1946 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कार्यक्रम अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। अब आगे देख सकते हैं कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों तथा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों, कारखानों, रेस्टोरेंट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अब बाल श्रम संशोधन 2016 के तहत क्या कहा गया कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1946 को संशोधित कर दिया गया, जिसके 1986 के तहत ये संशोधित करके कहा गया है कि इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार क्या है हमारे? अब देखिए यहाँ पे हमने अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे हम जो भी भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, उनको अपना धर्म मनाने का, अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने का, कोई भी धर्म मान लेने का उनके पास पूरा अधिकार है। वो किसी भी दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना ही उन्हें कोई दंड दिया जा सकता है। यानी हम अपनी धर्म अपनी स्वतंत्रता के अधिकार पे मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म के आभास रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करने का अधिकार। आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करने, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। यानी जबरदस्ती कोई किसी को भी कोई धर्म नहीं अपना सकता। यानी कि अगर कोई चाहे कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दे तो ऐसा बिल्कुल भी गलत माना जाएगा, जब तक वो अपनी मर्जी से अपने होशो हवास से ये तय नहीं करता कि वो किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है। अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो उसे कोई रोकेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ये बिल्कुल भी निषेध और गलत है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए यानी कि संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। यानी अगर कोई मूर्ति पूजा करना चाहता है, कोई धार्मिक संस्था बनाना चाहता है, तो उसको ये पूरा अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। आगे देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तों पर पूरी करनी चाहिए। यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए।
धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि अगर आप किसी धर्म से जुड़े हैं तो आपको उस धर्म से जुड़े रहने के लिए कोई टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी धर्म से जुड़ सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप उसका कर दें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था की जाती है तो पूरी तरह से निषेध है, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर ये किया जाता है तो ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आगे देख सकते हैं, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। हालांकि व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। आगे देख सकते हैं, इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों। अब बात करते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। इस अधिकार में अल्पसंख्यकों के लिए बात की गई है कि अब आपको अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है और साथ ही साथ आप अपनी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है उसके तहत आप भारत में उस वेशभूषा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कोई सांस्कृतिक वेशभूषा है या आपकी कोई लैंग्वेज है तो उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के लिए इस अधिकार को बनाया गया था। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश में रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। अब आगे बात करते हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक या भाषीय हो निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद से निरस्त कर दिया है। अब आगे देख सकते हैं, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। राज्य से अधिकार सहायता में मान्यता लेने वाले संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक और अनुशासन सफाई व्यवस्था होगी। अब हम उस अधिकार की बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों को संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह से संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। अब ये 4 प्रावधान क्या उसको पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहिकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रीट में शामिल है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार प्रक्षा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने को शक्ति प्रदान करे।
यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए या कोई उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालय और उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये वे शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जिसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन, इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्तें। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों में प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसके किसी मूल अधिकार की सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों को हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं रीट प्रकार एवं क्षेत्र क्या है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार प्रक्षा संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रीटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। ये रीट अंग्रेजी कानून से निकला है, जहां इन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधित न्यायिक अधिकार उच्चतम न्यायालय से कम विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र राज्य को यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो या वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रीट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार करने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधित न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 2026 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब आगे बात कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। अब आगे बात कर सकते हैं। यह रीट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि हिरासत कानून समस्त है, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। अब आगे बात करते हैं परमादेश की। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्यों और उसके नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हों, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं संविदात्मक दायित्व हो। संविदात्मक
दायित्व को लागू करने के विरुद्ध हो, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता के कार्यरत हैं। अब आगे बात करते हैं प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। उत्प्रेक्षण, इसका अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना, इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करने के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर, जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेक्षक निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। अब आगे देख सकते हैं कि हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेक्षण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं अधिकार परीक्षा। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे के लिए जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अब आगे बात करते हैं सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। सशस्त्र बल, अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों द्वारा अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य की मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठन का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगा सकती हैं। अनुच्छेद, अब देखिए यहाँ पे मार्शल लॉ की बात करते थे, किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो जाए। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड और अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। ये ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जा सकता है। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए साधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध, यहाँ तक किसी मामले में नागरिकों को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है। अब हम मूल अधिकारों के प्रभाव पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार विधान मंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। संसद के पास विधानमंडल के पास नहीं, निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। किसी राज्य, केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों की सशक्त बनाना। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृतज्ञ हेतु क्षतिपूर्ति देना। संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसे निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है: अस्पृश्यता, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है।
इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है। वह ऐसे कानून बनाए उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। अब आगे देख सकते हैं हम संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। तो वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19 के प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति का अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो अपनी संपत्ति विचलन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए कुछ क्लॉज लगे हैं, यानी कि अनुच्छेद 19 में यहाँ पे A1 में क्या कहा गया तो उसके तहत है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो अपनी संपत्ति वचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें व्यवस्था है कि बिना विधि समस्त कानून की कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति इसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। इसका कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए। उनमें पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां एवं 42वां संशोधन शामिल है। इन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 क, 31 ख और 31 ग को जोड़ा गया। समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों को विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनकी क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। मूल अधिकारों को लेकर कुछ अपवाद भी हैं, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 क के विधियों की 5 श्रेणियों में से व्यावृत्ति प्रदान करता है। इन्हें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 वाक, संयंत्र, सम्मेलन, संचरण इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना, निगमों का सम्मिश्रण, निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकारों का पुनर्धारण या समाप्ति, खनन पट्टे का पुनर्धारण या उनकी समाप्ति। अब आगे बात कर सकते हैं कि कुछ अधिनियम और विनियम का विधिमान्य कारण क्या है। तो अनुच्छेद 31 ख 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 ख का क्षेत्र 31 क से ज्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31 ख 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि सभी मूल अधिकारों से अनुमुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे वह विधि अनुच्छेद 31 क में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। अब बात करते हैं मूलतः 1951 में 9वीं सूची में सिर्फ 13 अधिनियमों एवं विनियमों को रखा गया था, लेकिन इस समय वर्ष 2016 तक इनकी संख्या 282 हो गई। इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम एवं विनियम हैं जो भू सुधार से संबंधित हैं तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और संसद के कार्य क्षेत्र के अन्य मामले शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति। 25वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यथा समाहित अनुच्छेद 31 ग में निम्नलिखित दो बंद हैं। कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39 ख तथा ग में से विनिर्दिष्ट समाजवादी निदेशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता और कानूनी संरक्षण अथवा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा करने, देश भर में घूमने आदि के संबंध में 6 अधिकारों की रक्षा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि यह किसी भी नीति को प्रभावी करने हेतु उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। अब देखिए कुछ आलोचनाएं भी हैं हमारे मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को लेके कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो 6 टोटल हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी आलोचनाएं भी की गई हैं। तो हम एक एक आलोचनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। व्यापक सीमाएं। देखिए इस आलोचना में क्या कहा गया कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें जो व्यापक सीमाएं हैं, ये एक बहुत बड़ी आलोचना है कि हम एक लिमिट में हैं,
हमारी एक बाउंड बना दी गई है, हमारी एक बाउंडेशन बना दी गई है, एक सीमा बना दी गई जिसके तहत हमें उसे सीमा के अंतर्गत रहना है। कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है हमारे पास। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रोज़गार से संबंधित अधिकार नहीं है, हमारे पास काम का कोई अधिकार नहीं है कि हाँ नहीं हमें काम मिलना ही चाहिए, अब अगर हम बेरोज़गार हैं तो नहीं हमें रोज़गार चाहिए चाहिए, तो हम ऐसा कोई प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो ये कोई हमारे पास सामाजिक अधिकार नहीं है। स्पष्टता का अभाव यहाँ पे देखा जा सकता है, यानी कि कुछ ऐसी हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको समझना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है। स्टार्टिंग में मैंने जब संविधान को लेकर मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रही थी तो उसमें बताया गया था कि उसकी जो आलोचनाएं की गई थी संविधान की, वो आलोचना इसलिए भी की गई थी कि जो संविधान तैयार किया गया ये वकीलों द्वारा तैयार किया गया और वकीलों की ज़बान है, तो इसे आम आदमी को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, स्थायित्व का इसमें अभाव बताया गया है, यानी हमारा जो संविधान है वो कोई स्थायी संविधान नहीं है। हमारा मूल अधिकार है वो कोई स्थायी मूल अधिकार नहीं है। इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसको हटाया भी जा सकता है, इसमें कुछ नई चीज़ जोड़ी भी जा सकती है, तो ये पूरी तरह से स्थायी बिल्कुल भी नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब आगे देख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान स्थगन, यानी कि कुछ अगर आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। तो इसकी ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जड़ें खत्म हो जाती हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाता है, हमारे मौलिक अधिकारों से हमें दूर रखा जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। अब आगे देख सकते हैं महंगा उपचार की जो हमारी लोक न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीली है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुकदमेबाजी या किसी भी न्यायिक व्यवस्था के लिए जब हम लड़ते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धन खर्चा होता है क्योंकि ये व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खर्चीली है, तो महंगा उपचार है बहुत ज़्यादा। अब आगे देख सकते हैं निवारक निरोध है। निवारक निरोध से क्या मतलब है यहाँ पे? निवारक निरोध है यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जो हमारे मूल अधिकार है उसमें व्यक्तिगत अधिकार हमें कम दिए गए हैं बल्कि राज्यों को अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं। प्रतिमान दर्शन नहीं है यहाँ पे, यानी कोई भी दार्शनिक ने इन अधिकारों को नहीं बनाया, सिद्धांतों को नहीं बनाया, बल्कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बीच में इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या समझ में नहीं आती है, फंस चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं मूल अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए, ये बस लास्ट है, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था लेकिन आपको इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करवाना था मुझे, क्योंकि हम आगे जो नेक्स्ट यानी कल हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार मुझे आज ख़त्म कराना था ताकि मैं नीति निदेशक सिद्धांत को स्टार्ट करा सकूं। तो मूल अधिकारों का महत्व यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित मामले में मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं, ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं, वे देश में नीति विधि के शासन की स्थापना करते हैं, ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं, ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं, ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और है, ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल मैंने बताया कि मैं नीति निदेशक सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगी, तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोट्स की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको नोट्स इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा। अब हम लास्ट अपने पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3 के बाहर अधिकार क्या हैं हमारे? भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। शुक्रिया।